यूट्यूब प्लीज लेट अस नो अगर आपको हमारी आवाज क्लियरली आ रही है और सर का वीडियो कंटिन्यूसली आ रहा है आपको। So Zoom is clear, but यस YouTube, वो सर्वर का इशू हुआ है सर मेरे ख्याल से ठीक है। उस सिलेक्शन पर यू कैन कंटिन्यू। You can just start and you are recording it यस anyway, तो उसको आप anyway डालोगे बाद में तो जी it will sort itself out slowly. ठीक है। तो वैदिक पीरियड में वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सी व्हेन द वैदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्य, वो अपने आप को आर्य बुलाते थे, और उन्होंने जब वो माइग्रेट कर रहे थे तो दे यूज्ड कैटल। द मोमेंट दे स्टार्ट फाइंडिंग फर्टाइल ग्राउंड इन गंगा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर स्टार्ट्स। तो बाय 1000 एडी एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है वहां पे इन अ वेरी बिग वे, एंड वी नो दैट एग्रीकल्चर बिकम्स द मेन ऑक्यूपेशन। And the idea of cattle is always important because they began with, so just वेद के जो पुराने सबसे पुराने वर्सेस हैं, वो पुराने वर्सेस में हम ज्यादातर गाय के बारे में सुनते हैं, गवस्थी के बारे में सुनते हैं। We hear stories of cows getting lost, of cows getting found, but in the later verses we find more and more verse references to earth, to rain, to बारिश के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत हो गई है एग्रीकल्चर। रिमेंबर, ये जो भी हम बोल रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है तो हरप्पन पीरियड आ गया 4500 साल पहले, फिर 3500 साल पहले हमने वैदिक काल शुरू करी। 3000 में वी हैव सीन द गैंजेटिक प्लेन हैज बीन सेटल्ड। बाय 2500 years ago, दैट इज जिसको हम श्रमण परंपरा कहते हैं। व्हाट इज श्रमण परंपरा? व्हेन वी टॉक अबाउट श्रमण परंपरा, इज इट क्लियर नाउ? Bijendra, is the voice clearer now? या ओके। सो अभी क्या होता है, श्रमण शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज बुद्धिज्म इज जस्ट वन ऑफ द मेनी श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा इज हर्मिट कल्चर। हर्मिट कल्चर मतलब ये तपस्वियों का तप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये कब होता है? जब जहां पे बहुत धन धान्य संपत्ति होती है वहां पे लोग जंगल में जाके तपस्या करने लगते हैं, बिकॉज जब उनको भूख लगती है तो वो वापस आके दे कैन कम एंड मीट people in the village, वहां से भिक्षा ले सकते हैं। So when affluence starts to emerge in a society, बहुत जब affluence आने लगता है उसी समय हम देखते हैं कि ये श्रमण थॉट्स भी शुरुआत होने लगते हैं। In this time, this is the period 2500 years ago में their cities have started to appear in the Gangetic plain, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। And what is the unique economic activity of a unique? सब एग्रीकल्चर चालू है, एनिमल हस्बेंड्री चालू है, लेकिन द यूनिक फीचर ओवर हियर इज ट्रेड। ट्रेड रूट्स हैव इमर्ज्ड इन अ बिग वे। हमें ट्रेड रूट्स के बारे में कैसे पता चलता है? ट्रेड रूट्स के बारे में पता चलता है क्योंकि हमको जाटक कथाएं हैं। जाटक कथाएं में हम सुनते हैं कि बैलगाड़ी की बड़ी बड़ी लाइन चलती थी यहां वहां से। व्हाट वर दे ट्रेडिंग? दे वर ट्रेडिंग पॉटरी, दे वर ट्रेडिंग मेटल, दे वर ट्रेडिंग क्लॉथ। तो ट्रेड रूट्स की शुरुआत होती है उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ is the northern highway which connects Gangetic plain to Indus Valley। तो ये जो कनेक्शन है फ्रॉम उत्तर प्रदेश राइट अप टू पंजाब को उत्तर पथ कहते थे। दक्षिण पथ कनेक्टेड नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ये सब नॉर्थ इंडिया की बात कर हो रहा है यहाँ पे पहले बार हम गिल्ड्स के बारे में सुनते हैं। श्रेणी आर ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स के बारे में हम सुनते हैं, उनके पास बहुत धन है। मर्चेंट्स आर सपोर्टिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और वहां पे हम पहली बार धन, एक्सेस वेल्थ इज बीइंग जनरेटेड यहाँ पे। दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद वी कम टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज में धीरे धीरे साउथ इंडिया नाउ स्टार्ट्स टू अपीयर। श्रमण परंपरा के बाद हम आते हैं पौराणिक पीरियड में। व्हाट इज पौराणिक पीरियड? पुराण जब लिखने लगे। व्हेन वर पुराण्स बीइंग रिटन? 1500 years ago। So Vedas are 3,500 years old। पुराण जो हम बोलते हैं ये 1500, 2000 to 1500 years old। तो बाद में पहले रामायण आता है, फिर महाभारत आता है, रामायण महाभारत आता है, उसके बाद पुराण आते हैं। दिस इज रफली द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में न्यू एक्टिविटी क्या है, बड़ा एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? यूनिक पॉइंट। व्हाट इज यूनिक? ट्रेड रूट हैज बिकम वेरी बिग अक्रॉस इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ट्रेड रूट्स में वी सडनली स्टार्ट हियरिंग अ लॉट अबाउट द सिल्क रूट।
Silk Route becomes important, international trade becomes important, trade with Roman Empire becomes important. Trade, please remember, अजय हम economic activity की बात कर रहे हैं, literature की बात नहीं कर रहे हैं. Look, this book is very carefully designed, topic by topic हम जाएंगे. That is how you will remember, कभी नहीं भूलोगे अगर आप ये follow करोगे ये rule. Unique practice starts in the Gupta period, land ownership. हम जमीन जो होता है ये किसी के land grants are given, kings are giving land away to people. Brahmadeya villages, this is the book I'm referring to. Brahmadeya is land grant to Brahmins, Devadana, land grants to. ये पहले बार हम शिलालेख में मिलता है कि जमीन has been given away to temples, to gods, to courtiers. ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है 1500 साल पहले. This is very closely linked to temple building culture. तो देखो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी समय के साथ बदल रहा है. ऐसे अगर याद रखोगे यू विल नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट. उसके बाद आता है द इस्लामिक पीरियड और द टर्को-मुगल पीरियड which starts roughly around 800 years ago. What is the major shift that happens? You are the same economic activities चल रहे हैं. अभी एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, crafts are there, trade is going on. Is any new thing happening? The land grants continue. The land grants, only the system of land grants has changed the names. Now we start hearing things like ships, big ships are traveling. We hear about Marco Polo coming to India. We hear about ships, big ships of the Cholas being sent to Southeast Asia. फिर हम सुनते हैं Arab trade has started. Monsoon winds के साथ Arab trades have started. That Arab people are coming to India and going to Southeast Asia. अभी तक हम वास्को ड गामा तक नहीं पहुंचे हैं. अब 800 साल पहले, वास्को ड गामा 600 साल पहले. तो धीरे धीरे जाते हैं वहां पे. We are now seeing a new world activity हो रहा है यहाँ पे. India is becoming very famous for its fabrics. Our weaving technology has become very famous. हम यहाँ पे पहले बार हुंडी सिस्टम या जिसको हम हवाला कहते हैं वो सिस्टम शुरू हो गया है. ट्रेडिंग सिस्टम्स हैव स्टार्टेड. यहाँ पे द ज्यूइश ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स हैव इमर्ज्ड. उसके बाद कॉलोनियल एरा शुरू होता है. कॉलोनियल एरा स्टार्ट 600 years ago. यहाँ पे पोर्तुगीज शिपिंग हैज बिकम वेरी गुड, क्वालिटी शिप्स हैव कम. पोर्तुगीज टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम अरब्स. पहले अरब्स बिजनेस करते थे इंडिया से. इंडियंस वुड नॉट ट्रैवल आउटसाइड. After the Gupta period, Indians stopped traveling and they would outsource the trade to Arabs. Then the Arabs were defeated by the Portuguese. Portuguese ने ये business ले लिया. The Portuguese were then replaced by the British and the sea control went to the Europeans. This was the big shift which happened in the colonial era. First they were looking for finished goods, then gradually industrial revolution शुरू हो जाता है यूरोप में. And then India, instead of using finished goods, we became the source of raw material. So now economic culture में बदलाव आ गया है. देखो पहले हम finished goods बेचते थे, हम कपड़ा बेचते थे, धीरे धीरे हम कॉटन बेचने लगे. So why did the Guptas leave the trade, foreign trade? Very good culture. Roman culture collapses. When the Roman culture collapses, the Roman trade stops. When the Roman trade stops, there is a major change in the economic structure. जो पहला इतना business होता था रोम के साथ, वो बंद हो जाता है. And there is more business happening internally. वो internal business तो चालू है, but external business बंद हो जाता है 5th 6th century में. And then it is a local internal business बढ़ता है, but external business कम हो जाता है. External business वापस शुरू हो जाता है when the Arabs come back, right? So that is how you are understanding commerce. One of the important things to remember, then of course we will not go beyond that point. Now we come to the question of I'm looking at the YouTube messages also. हिंदी मीडियम में भी करेंगे. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बात करूंगा. So I hope you can understand both. ये हिंदी में भी अवेलेबल है. Those who want this book is available in Hindi also. ये हिंदी में भी है. देखिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे. जितना ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने के लिए, बाकी आपको मैनेज करना पड़ेगा. अगर किताब आपके सामने है तो वेरी गुड. आई एम ऑन पेज 79 80.
we have to know about the ancient ports. हमारे यहाँ का बड़ा coastal line है. We had a lot of ports. जैसे हड़प्पा पीरियड में लोथल में हमारा पोर्ट था, फिर गुजरात में पोर्ट्स हैं, केरला में पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में पोर्ट्स थे, बांग्लादेश में पोर्ट्स थे, आंध्र प्रदेश में पोर्ट्स थे, उड़ीसा में पोर्ट्स थे. So we had a lot of ports. So this is a very good thing, important thing to remember the various ports. तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लोथल के बारे में आ सकता है. You will know about दमन एंड दीव में क्या था. It was then केरला में मुजीरिस is a very famous port. तमिलनाडु में पोर्ट्स हैं, पुहार पोर्ट is very important. आंध्र प्रदेश में मासुलीपट्टनम पोर्ट is very important. उड़ीसा में है ताम्रलिप्ति in Bengal, the coast. Agricultural activities may, I have to give you a very interesting idea. Please remember when the Sufis came to India in the 14th and 15th century, two major agricultural revolutions took place, one in Sindh and one in Bengal. बंगाल और सिंध में बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि वहां पे जो गंगा नदी थी उसका फ्लो चेंज हो गया एंड न्यू लैंड वाज रिवील्ड. तो वहां पे लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू की. सूफी सेंट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि एग्रीकल्चर बढ़ाने में. तो आज हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश में एग्रीकल्चर वाज स्प्रेड बाय सूफी पीपल, इसलिए वहां पे कई पीर के दरगाह हैं विच इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. सिंध में भी हम ये देखते हैं. तो सिंध एंड Bangladesh में in the 14th, 15th, 16th century a major agricultural revolution took place. वहां पे सूफी और पीर लोगों ने एग्रीकल्चर बहुत बढ़ावा दिया. That is why lot of पीर दरगाहs are found in Sindh area and in Bangladesh area. This is a very important point. They brought something called as a Persian wheel. Persian wheel is, इसको water wheel कहते हैं. इसका फोटो है यहाँ पे. If I don't know if you can see it clearly, this is a water wheel. ये वाटर व्हील देखिए, ये वाटर व्हील, ये जल यंत्र इंडिया में था, बट इट वाज नॉट पॉपुलर. इट वाज नॉट पॉपुलर अक्रॉस इंडिया. इट वाज नॉट पॉपुलर अक्रॉस इंडिया. लेकिन ये जल यंत्र, इसको पर्शियन व्हील कहते हैं. तो मतलब इवन इट केम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया में था लेकिन इट बिकेम वेरी पॉपुलर in the Mughal period. In the Mughal period it became very very important. याद रखिए, राजा को जब पैसा बनाना है तो in those days एग्रीकल्चर नहीं था. जैसे आज हम बोलते हैं इकोनॉमी इज डाउन, इकोनॉमी शुड बी अप. तो पहले जमाने में अगर मुझे पैसा ज्यादा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट न्यू विलेजेस, नए गांव बनाऊंगा, नए बस्तियां बनाऊंगा जहां पे ज्यादा खेत होंगे. ज्यादा खेत होगा तो ज्यादा हार्वेस्ट होगा, ज्यादा हार्वेस्ट होगा तो ज्यादा पैसे होंगे. तो राजा को पैसे बनाने के लिए ही नीडेड एग्रीकल्चर. सो इन द मुगल पीरियड वो लोग, because the Mughal king said कि मुझे और पैसे चाहिए, and he created this system कि जितना लैंड होगा उतना मुझे टैक्स मिलेगा. तो उसने कहा कि और एग्रीकल्चर करो, do more agriculture, do more agriculture. Two regions which became very powerful in this period were what we today call Sindh and Bangladesh. So यहाँ पे agricultural revolution बहुत ही बड़ा हुआ था. Now we come to taxation. आप बोलोगे दीदी कल्चर के साथ टैक्सेशन क्यों आता है? Because जब how the wealth is made, एक तो wealth generation हो गया, दूसरा wealth distribution. डिस्ट्रीब्यूशन के दो माध्यम होते हैं. एक होता है टैक्स, जो स्टेट होता है वो कर लेता है, तो दे टेक टैक्सेस. राजा जब होगा, सो द फर्स्ट साइन, राजा का मतलब क्या है, जो टैक्स लेता है. व्हाट इज द डेफिनेशन? अगर कोई इंग्लिश में आपको बोलेगा देवदत्त व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का मतलब है वह जो आपसे कर लेता है, जो टैक्स लेता है, उसी को हम वी कॉल द टैक्स पर्सन. The tax, the one who collects tax is called a state, right? Now the state is collecting taxes, so we have to understand tax. Tax का वैदिक पीरियड में टैक्स होता था. Yes, we know there are tax models. बलि कॉन्सेप्ट है, भाग कॉन्सेप्ट है. 1/6 of the income was used. 1/6 is a number to remember. ये ancient India में the tax system was 1/6. Words used are bali and bhag. Bhag, एक portion. So you have got in the Gupta period many words for taxation.
यू कैन रीड अबाउट इट, जैसे टोल होता था, टोल टैक्स। आजकल जब हम रोड्स में जाते हैं, हाईवे में टोल पे करते हैं ना, वैसे ही टोल टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था, प्लाव टैक्स होता था। सो देर इज भोग, भोग, भाग, भट्ट, फिर ग्रेजिंग टैक्स, चरने वाले का टैक्स, तुम चर रहे हो, कितने जमीन पर तुम चर रहे हो, उसका टैक्स होता था। यू हैड टैक्सेस फॉर हल विकर, हल के साथ टैक्स होता था। कल्पित, सेल्स टैक्स। देन देर इज टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम शिप्स। फिर टैक्स ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड, अलग अलग। और जिसके पास अगर देखिए, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता था, तो यू फाइंड चोला पीरियड में there were 400 different types of taxes in the Chola period. Chola is in South India, 10th century, 1000 साल पहले। जब हम 1000 साल के बात करते हैं तो साउथ इंडिया में चोला किंग्स lived, and नॉर्थ इंडिया में you have the Delhi Sultanate starting 800 years ago. So Chola period there were 400 different types of taxes. In the Mughal period, in the Sultanate period, you have got the Kharaj tax, Charai tax, Gharai tax. देखो वही बात वापस आती है, राजा का पैसा कहां से आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप समझ लो तो टैक्स भी समझ लोगे। एग्रीकल्चर होता है एक्टिविटी, तो वहां पे टैक्स आएगा। माइनिंग होता है, वहां पे टैक्स आएगा। ट्रेडिंग होता है, वहां पे टैक्स आएगा। ग्रेजिंग, एनिमल हस्बेंड्री होता है, वहां पे टैक्स होगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। We know that there was jizya tax or religious tax, there was zabti, dahshala tax which is introduced by Akbar. तो देखो कितने अलग अलग प्रकार के टैक्स वर्ड्स आते हैं। You have words from the Vedic period, you have words from the Shravan period, you have words from the Gupta period, you have words from the Chola period, Islamic period, you have from the Maratha period, Sardeshmukhi tax, Chauth। देन कॉलोनियल एरा में नया टैक्सेशन सिस्टम आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, राजा के पास जाता है और कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी आप क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, मैं ही टैक्स कलेक्ट कर देता हूं, तो आई विल बिकम योर टैक्स। तो वो आउटसोर्स करता है बिजनेस। राजा जो होता है बोलता है ठीक है, आई आउटसोर्स द बिजनेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट्स टू कलेक्ट टैक्स, और धीरे धीरे हमारी गुलामी शुरू हो गई। देन देयर वाज परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, Rayatwari system. So different types of taxes emerge, right? फिर you have to also know about दान। देखो जब धन बनता है तो धन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होता है the tax system paid by the king, and the second is voluntary tax, दान करना। Why everybody has to pay? देखो राजा को किंगडम मैनेज करने के लिए खर्चा होता है। जो राजा होता है वो कहता है कि देखो मैं सबको सपोर्ट करता हूं, मेरे पास एक आर्मी है, मेरे पास सेना है, सेना का पैसा कहां से आएगा, उनको खाना कहां से दूं, तो मुझे पैसे चाहिए, तो वो आपसे पैसे कलेक्ट करता है। तो पहले जमाने में वो पहले मर्चेंट से कलेक्ट करते थे, फिर फार्मर्स से कलेक्ट करते थे, फिर एनिमल हस्बेंड्री से कलेक्ट करते थे। नहीं तो पैसा नहीं होगा तो राज्य चलेगा कैसे? राज का भी खर्चा होता है ना। राजा के पास पैसा कहां से आता है? राजा के पास कुछ पैसा नहीं होता है। ही नीड्स दैट मनी इन ऑर्डर टू मैनेज हिज किंगडम। तो अपने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मंत्री होते हैं, सामंत होते हैं, उनको पैसे देने के लिए, सेना को देने के लिए। अभी राजा के जैसे अकबर के पास नवरत्न थे, नवरत्नों को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, सैलरी। वो सैलरी कहां से आएगा? जैसे आज भी हम टैक्स लेते हैं वैसे ही उस जमाने में टैक्स लेते थे। सो यू अंडरस्टैंड टैक्स। फिर डोनेशन एंड फिलैंथ्रोपी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनेशंस। गोदान, गाय का दान देना, पानी का दान देना। वेरी इंपॉर्टेंट चैरिटी मेथड इन इंडिया was water charity, जल का दान देना। So people would build wells। आप देखोगे बहुत wells बनाते थे, step wells बनाना, dams बनाना, canal बनाना। These are forms of donation. You have दान, दक्षिणा, भिक्षा। दान, दक्षिणा, भिक्षा। उसके बाद ब्रह्मदेव, लैंड, गिविंग द लैंड टू द ब्राह्मण्स, गिविंग द लैंड टू द टेम्पल्स, ये भी एक प्रकार का एक डोनेशन सिस्टम था।
Then in Islam, when the Islam comes to India, zakat as an idea becomes important. The idea of zakat, that you have to give 10% of your wealth for the good of society. तो ये zakat concept आ जाता है. Then Sikhism में आता है वंद चक्को. तो again, some part of your money, तुम्हारा जितना भी earnings है, a portion of that wealth needs to go to people. So this is how you right. So this is how you try to understand how taxation was used. You have to read about taxation. So abhi economic culture jab hum discuss kar rahe the, we realize we have to know how does the wealth created, how is the wealth generated. Wealth is created agricultural activities, animal husbandry, mining, manufacturing, trading. उसका टैक्स होगा, अलग अलग प्रकार का टैक्स होगा. After taxing, you have got charity. So your wealth can go to the community in two ways: voluntarily via charity, involuntarily via good. Now we have now discussed the economic culture. Now we come to political culture. तो एक बार लक्ष्मी के बारे में बात कर दिया, तो हम थोड़ा दुर्गा के बारे में बात करते हैं. आप बोलोगे देवदत्त, हाउ इज पॉलिटिकल कल्चर इंपॉर्टेंट? अभी पॉलिटिकल कल्चर की राजा, हम लोग बोलते हैं ना राजा हो है, लेकिन राजा बनते कैसे हो? हाउ डू बिकम अ किंग? राजा बनाने के लिए सिस्टम क्या है? लोग आपको राजा क्यों मानेंगे? राजा बने तो आपके पास ये यू गेट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस. बेसिकली राजा का मतलब है जो कर लेता है, उसी को हम राजा बोलते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड राजा का मतलब क्या है. राजा वो है जो आपका टैक्स कलेक्ट करने की अधिकार, वो आप बोलता है कि मेरा अधिकार है. अगर वो राजा नहीं, फिर हम उसको गुंडे बोलेंगे, कह रहे हैं तुम टैक्स क्यों ले रहे हो, तुम तो गुंडे हो. नहीं, मैं राजा हूं, मेरा काम है वो आपसे पैसे लेके, आई विल यूज इट टू मैनेज द प्लेस, राइट? सो नाउ कम्स राजा. हाउ डू यू बिकम अ किंग? तो वैदिक पीरियड में मेथड क्या था राजा बनने का? वैदिक पीरियड में अश्वमेध यज्ञ होता था टू बी राजा, जहां पे राजा का घोड़ा जाता है और अगर उसी कोई चैलेंज नहीं करेगा वो बनेगा, वो एरिया बिकम्स राजा का वर्ल्ड. दिस बिकम्स द लैंड ऑफ द किंग. सो यू हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राजा. राष्ट्र शब्द पहले बार कब मिलता है? यजुर्वेद में पहली बार राष्ट्र शब्द मिलता है. राष्ट्र एंड देश आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. राष्ट्र वो है जो जहां पे टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया है. दैट इज हाउ यू रिमेंबर राजा. अभी राजा शब्द धीरे धीरे आने लगता है जाटक कथाओं में. राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है वो जो अराजकता निकाल देता है. जब राजा नहीं होता तो अराजकता, लुक एट द वर्ड, हिंदी शब्द जो है अराजकता शब्द आता है. And you suddenly find kings. The most famous king we hear for the first time in Buddhist literature. So Vedic literature में कौन राजा होते थे? We hear about the battle of 10 kings. हम सुदास के बारे में सुनते हैं, the king Sudas of the Kuru clan, Bharat clan. जब हम श्रमण पीरियड में आते हैं, so suddenly we start hearing kings like Ajatashatru. अजातशत्रु का नाम आता है. And you find new kings emerging. The most famous king, of course, being Chandragupta Maurya and अशोका. अशोका राजा आता है. धीरे धीरे हम आते हैं, वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड द यवन पीरियड. यवन पीरियड में जब हम आते हैं, यवन मीन्स ग्रीक्स, जब ग्रीक्स आने लगते हैं तो हम सडनली कौटिल्य अर्थशास्त्र से नॉलेज मिलता है कि राजा के पास अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर्स होते थे. देयर वाज द राजा बनने का वो बोलता था कि अगर आपको राजा बनना है तो आपके पास 7 चीज होने चाहिए. सो कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि अगर आपको राजा बनना है 7 चीजें आपको चाहिए. व्हाट आर द 7 थिंग्स दैट यू नीड? द 7 थिंग्स दैट यू नीड आर, एक तो राजा होना चाहिए, उसको स्वामी. ही नीड्स अ टीम, मिनिस्टर्स होना चाहिए, अमात्य. फिर लोग होने चाहिए, तो जनपद. फिर उसके पास एक किला होना चाहिए या दुर्ग होना चाहिए. उसके पास पैसे होने चाहिए, कोष, ट्रेजरी. ही मस्ट हैव अ किंग. उसके पास आर्मी होना चाहिए, दंड.
और उसके पास दोस्त होने चाहिए, मित्र। पेज नंबर 96 चैप्टर 12, पेज नंबर 96 चैप्टर 12 is where we are. I'm looking at the YouTube messages and I'm looking at your chat engine for questions. Right. तो अभी हम पॉलिटिकल सिस्टम्स आ गए, इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स में आ रहे हैं। गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि पहली बार राजा को भगवान का रूप माना जाता है। किंग इज एसोसिएटेड विथ विष्णु। तो हड़प्पा पीरियड में हमने ज्यादा राजाओं के बारे में देखा ही नहीं, देयर वाज नो राजा, कुछ दिखाई नहीं देता, कोई पैलेस नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, कोई एडिक्ट नहीं दिखाई देता है। वैदिक पीरियड में हम राजा शब्द मिलता है हमको धीरे धीरे करके। जब हम श्रमण पीरियड में आते हैं, दैट इज बुद्धिस्ट पीरियड में आते हैं 2,500 years ago, हम देखते हैं कि अशोका जैसे राजा के बारे में आता है। जब हम यवन पीरियड में आते हैं, दैट इज बिटवीन एम्पायर्स, बिटवीन मौर्य एंड गुप्ता, पहली बार धर्म शब्द आने लगता है। धर्म शब्द आता है कि धर्म का मतलब है जो मत्स्य न्याय के ऊपर विजय प्राप्त करता है। मत्स्य न्याय मतलब अराजकता, अराजकता इज मत्स्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी खेत, दैट कॉन्सेप्ट, उसको तोड़ने के लिए राजा आता है, राजा धर्म एस्टैब्लिश करता है। हम पहली बार राजमंडल कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं। गुप्ता पीरियड में राजा अपने आप को कहता है कि मैं भगवान का स्वरूप हूं, द न्यू आइडिया इमर्जेस। और इसलिए आप देखोगे उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश में अगर जाएंगे तो राजा अपने आप को दिखाने के लिए वराह का रूप लेता है, वाइल्ड बोर का रूप लेता है, या नरसिम्हा का। ये दो मूर्तियां बहुत फेमस हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि पिलर्स बनने लगते हैं, जो पिलर्स बनने लगते हैं, अशोका मेक्स पिलर्स, ये कॉन्सेप्ट हमको पर्शिया से आया था। पर्शिया के राजा बहुत पिलर्स बनाते थे। तो यही पिलर्स वी सी इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में पिलर्स देखते हैं। फिर ब्राह्मणों को और राजाओं को लैंड ग्रांट शुरू हो जाता है गुप्ता पीरियड में। चोला पीरियड में द होल आइडिया ऑफ सामंत चक्र का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वी फाइंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप इमर्जिंग। राजा बोलता है कि जहां द लैंड, जितना लैंड में डायरेक्ट टैक्स ले सकता हूं वो मेरा राज्य है। उसके बाजू में लैंड होता है जहां पे मैं ट्रीटीज, आई टेक ट्रिब्यूट, मैं ट्रिब्यूट लेता हूं। तो मैं डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैं वो सामने वाले का जो राज्य है उसको बोलता हूं कि अगर तूने मुझे हर साल कुछ पैसे दिए तो मैं तेरे ऊपर वार नहीं करूंगा। तो एक राजा आ गया, फिर वो बोलता है कि सामने वाला से मैं ट्रिब्यूट लूंगा, तो ट्रिब्यूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सडनली नए नए शब्द आने लगते हैं, राजा, महाराजा, महाराजाधि राजा, मतलब बड़ा राजा, छोटा राजा, सीनियर राजा, जूनियर राजा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है बाय गुप्ता पीरियड, बाय चोला पीरियड, ये सब कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि when the Cholas are in South India, North India में the Rajputs start to rise, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, राजा का कॉन्सेप्ट आता है। Then when the Turkish people come into India, when people start to emerge from Central Asia, you have the Delhi Sultanate starting, राजा का कॉन्सेप्ट वापस बदलता है। राजा कैसे बनेगा तू? ये बनेगा क्योंकि अगर मस्जिद में ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स आपका नाम लिया जाएगा, देन यू आर द सुल्तान, right? So sultan can't, how do you become a sultan? You can't just say I am the sultan. You need the support of the people and the support of everybody who will support you. So you have to have force and you need acknowledgement. So the new system emerges कि पहले जमाने में सिस्टम अलग था, अभी नया सिस्टम आता है। ये सिस्टम में कहेंगे कि फ्राइडे के समय जो खुतबा होता है, फ्राइडे के दिन अगर आपका नाम लिया जाएगा तो आप सुल्तान बनोगे। नाउ इससे क्या होता है, यू सडनली स्टार्ट सीइंग टेंशन शुरू होने लगते हैं। जो राजा होता है, जिसका उसका कंट्रोल जब तक होगा तब तक उसका किंगडम बहुत बड़ा होगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बाकी वाले किंगडम बोलेंगे हम भी सुल्तान बन सकते हैं, हम आपको टैक्स क्यों दे। तो वी सडनली स्टार्ट सीइंग दीज वर्ड्स लाइक सुल्तान एंड बादशाह डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज एवरीबडी यूज्ड एनीथिंग। इट डजंट मैटर कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कहां से टैक्स लेते हो और कहां से आप ट्रिब्यूट लेते हो।
तो अगर आप ट्रिब्यूट नहीं ले सकते, देखिए पहले जब आता था, when Mahmud of Ghazni came to India, he would only raid and go away. He would go, then gradually Mahmud of Ghori comes to India and then you have the Delhi Sultanate being established. पहले सिर्फ दिल्ली में सल्तनत था और उसका बहुत स्प्रेड हो गया, बहुत एरिया स्प्रेड किया, लेकिन जो दूर दराज के एरियाज थे वहां पे जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि हम ये सुल्तान को पैसे क्यों दें, हम नहीं देंगे, हम अपने आप को सुल्तान बनाएंगे। सो इनिशियली यू विल सी ओनली दिल्ली सल्तनत, फिर धीरे धीरे आप देखोगे गुजरात में एक सुल्तान आ जाता है, फिर बंगाल में, जो दूर दूर के जो इलाके हैं वहां पे नए राजा आने लगते हैं, बोलते कि हम आपको क्यों दें, हम नया सिस्टम, हम अपना सिस्टम बना देंगे, हम आपको नहीं देंगे। सो यू सी पावर हाउ इट कंट्रोल्स द डिविजन ऑफ वेल्थ। सो टैक्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो टैक्स लेता है वही राजा है, और जो टैक्स दूसरों से लेता है, सो देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिब्यूट। सो टैक्स एंड ट्रिब्यूट बिकम्स इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स, देखिए कल्चर कैसे बदलता है। जब पहले जमाने में लोग, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद किंगशिप, राजा के साथ इस भाषा, राजा के दरबार में कौन सा भाषा बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। अशोका ने कौन सी भाषा इस्तेमाल की, अशोका वैदिक पीरियड में हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे लोग, we think we believe that we are not 100% sure, वैदिक संस्कृत बात करते थे। वैदिक संस्कृत जो पुराना संस्कृत है, वैदिक संस्कृत इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेटर संस्कृत जिसको हम क्लासिकल संस्कृत। जब अशोका राजा बनता है तो वो कहता है कि नहीं मैं पाली इस्तेमाल करूंगा, प्रकृत इस्तेमाल करूंगा, तो मैं प्रकृत इस्तेमाल करने लगते हैं। धीरे धीरे जब गुप्ता राजा बनते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग संस्कृत, तो संस्कृत स्टार्ट्स बीइंग यूज्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज फ्रॉम 300 AD to 1300 AD। जब दिल्ली से के सुल्तान आने लगते हैं तो वो आते हैं अफगानिस्तान से, वो आते हैं उज्बेकिस्तान से, लेकिन वो उज्बेक भाषा नहीं बोलते, वो फारसी बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज। उसके साथ साथ पर्शियन भाषा, जब ब्रिटिश लोग आने लगे तो उन्होंने इंग्लिश इस्तेमाल किया। अभी देश में लोग कह रहे हैं कि हिंदी इस्तेमाल करो, क्या इंग्लिश इस्तेमाल करना है या हिंदी। तो राजा का भाषा क्या है, राजभाषा is a very important concept. Ashoka uses Pali, Gupta kings use Sanskrit, Delhi sultans use Farsi and British used English. देखिए कैसे बदलाव आता है, तो ऐसे बदलाव आता है भाषा में। This is legitimization. So you have to learn a little bit about culture ऐसे। What about legal systems? क्या legal systems थे? आजकल हमारे पास न्यायाधीश है, पहले जमाने में न्यायाधीश होते थे या नहीं होते थे? Is a question we have to ask. कैसे करते थे लोग? So when you see what happens when people read only NCERT books, they realize, you please realize UPSC में कोई NCERT, they don't care where you read from which book. आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, you will not get extra points from which book you have read. Knowledge is being text, not your memory or what is the source of your knowledge. And if you just read what everybody else is reading, you will remain the same level, you will never go up. आप सबके साथ mediocre level में रहोगे. So be very careful with this. ज्ञान बहुत बड़ा होता है, अपना छोटा किताब के साथ don't be stuck. Think big. So now you have to ask about legal systems. Were there legal systems in the Vedic period? What was the legal system in the Vedic period? What was the legal system in the post-Vedic period? What was the legal system in the Gupta period? What was the legal system in the Mughal period? What was the legal system in the British system? बदलाव क्या आता है? So the oldest we know, we believe, is Sabha Samiti concept in the Vedic period, but really law starts to emerge in the Dharma Shastras. Dharma Shastra shabd aata hai. So when was the oldest Dharma Shastra written? Bauddhayana Dharma Shastra, which is 2600 years old. Then you have many Dharma Shastra books. So when was Dharma Shastra written? Dharma Shastra was roughly written at the time of the Mahajanapada. So जब महाजनपद हुए थे उस समय धर्म शास्त्र की शुरुआत होती है. You will hear two words, धर्म सूत्र and धर्म शास्त्र. इनमें फर्क क्या है? सूत्र में पोएट्री स्टाइल में लिखा जाता था, पोएट्री
बिकॉज उस समय ओरल ट्रेडिशन होता था, सो पीपल टू रिमेंबर वुड राइट इट इन पोएट्री फॉर्म. धीरे धीरे जब लिखना शुरू हो गया तो लोगों ने शास्त्र निकले लगे विच यूजेस प्रोज. यही फर्क है. द डिफरेंस बिटवीन सूत्र एंड शास्त्र इज पोएट्री एंड प्रोज. दैट्स इट. Right. So now, what were the legal systems which were used in the Dharma Shastra? Dharma Shastra deals with acharana, day-to-day living, how to live a day-to-day life. It also deals with a lot of legal issues. Manu Smriti is a kind of Dharma Shastra. So धर्म शास्त्र में से एक धर्म शास्त्र बहुत फेमस हो गया जो सब जानते हैं, which is called Manusmriti. Why did Manusmriti become very famous? It is because Manusmriti contains a lot of legal practices जो dealing with land dispute, contract issues, criminal behavior, ये जो law के बातें हैं, सबसे oldest legal texts we find in the Dharma Shastras, especially Manusmriti. So this is the old book, right? Then comes when, so Manusmriti is roughly 2000 years old. How do we know Manusmriti is 2000 years old? Manusmriti refers to gold coins. Gold coins came to India in the Kushan period. So Kushan ruled India 1900 years ago. And Kushans used to do trade with the Roman Empire. तो उस समय gold coins आते थे, स्वर्ण मोहर आते थे. This is referred to in Manusmriti. That is how we know Manusmriti is roughly 1900 years old. आगे पीछे होता है because these books are compiled over time. तो कभी एक fixed date नहीं होता है, but मोटा मोटी 2000 साल पहले मनुस्मृति आता है. उसके ऊपर लोगों ने बहुत टिप्पणियां की. It became very famous. It spread across India, this because it contained legal. पहले जो धर्मशास्त्र थे वो ज्यादातर केवल ब्राह्मणों के लिए लिखा गया था, बट जब मनुस्मृति आता है वो राजाओं के लिए भी लिखता है. So it became very important. Now why is धर्मशास्त्र important? पहले जमाने में वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण्स थे, the Brahmins would only do पूजा पाठ, वो यज्ञ करते थे. लेकिन by the Gupta period something changes. The Brahmins also work as bureaucrats. राजा के दरबार में वो काम करते थे. तो काम करने के लिए दे नीडेड सम काइंड ऑफ नॉलेज. तो ये नॉलेज कहाँ से आता था? अर्थशास्त्र से आता था. अर्थशास्त्र का नॉलेज धर्मशास्त्र का नॉलेज है. तो जैसे आजकल आप सिविल सर्विस एग्जाम देते हो, तो इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, पहले जमाने में caste was important, so you had to be a Brahmin. He was educated, he knew the dharma shastras. अर्थशास्त्र उसको पता था, धर्मशास्त्र उसको पता था. So they were considered to be bureaucrats. Manusmriti, we don't know who wrote the Manusmriti. Manusmriti हम बोलते हैं मनु ने लिखा है, but actual person we don't know. Right? So that becomes these books usually have no one person writing. अभी क्या होता है, जब जैसे बौद्धयाना was the old बौद्धयाना, गौतमा, these are writers, याज्ञवल्क्य, नारद, ये सब अलग अलग धर्मशास्त्र हैं. So many writers are there. There is, how to remember, B से बौद्धयाना, G से गौतम, Y से याज्ञवल्क्य, N से नारद. देखो 4 नाम तो मैंने बोल दिए. मनु, ये जो लेखक था बहुत ही चालाक था. उसने कहा कि अगर मैं मनु नाम डाल दूं तो लोग बोलेंगे कि ये तो भगवान से आया है. सो ही बिकेम द बिग बेस्ट सेलर. जैसे कई प्रकार की किताबें होते हैं, some books become more important than others. Now comes legal systems. See, we're talking about legal systems. Some of y'all are still stuck in the taxation, मतलब economic things. Can we move on? We have now entered politics. टैक्स की बात जब करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स में आ गया. अभी हम पॉलिटिक्स में आ गए. पॉलिटिक्स में आता है कौन टैक्स कलेक्ट करता है, ऑन व्हाट बेसिस, डिस्प्यूट्स हैंडल कैसे करते हैं. सो व्हेन द पर्शियन कल्चर केम, शरिया लॉ इमर्जेस, Quran becomes important, Sharia becomes important, Hadith becomes important. So a new system emerges, legal system changes from Dharma Shastras. I mean, there is Dharma Shastra also, and there is
the Sharia system. And then the British come and the British create the Indian Penal Code. So what we have today was created by the British. The British took advantage of the previous laws of the Mughal court and the lands before that, which was Brahmins were providing, that is Dharma Shastras. So that is how you learn about the political system. Now you have to learn about military system. बिकॉज वो भी कल्चर होता है ना, कल्चर जब बात करते हैं तो हमें मिलिट्री के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. हरप्पन पीरियड, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ हरप्पन पीरियड? वी डोंट फाइंड एनी साइंस ऑफ एन आर्मी. आर्मी का कोई साइन नहीं दिखाई देता है. सेना, दे डिड नॉट हैव सोर्ड्स, उनके पास तलवार हमको नहीं दिखाई देता है हरप्पा में. वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि ये एक ऐसा सभ्यता था जहां पे शायद ना राजा था ना सेना था. व्हाट एन इंटरेस्टिंग फाइंड. Vedic period we find discussions of war, fighting, बहुत युद्ध के. We hear people talking about infighting. They are fighting with each other and they are fighting with outsiders. They are fighting with dasas, dasyu, pani. फिर अपने बीच में लड़ाई हो रही है. What kind of you can make swords using silver, you can make swords using gold, you can make sword using copper. In other parts of the world, Egypt mein they had weapons made of copper. Mesopotamia mein they had weapons made of copper. In China they had weapons made of copper. India mein also they could have made weapons out of copper, but Harappans did not. The first weapon we have found, swords and chariots, has been found in Bagpat. In Bagpat area of Uttar Pradesh, we have found some of the earliest weapons. These are again made of copper, not of iron, and these were dated to around 3,500 years ago. So, pehla jo we have found it in in the Bagpat area. Then you find in the Vedic period, suddenly you find a lot of weapons suddenly being discussed. Bow is being discussed, arrow is being discussed, sword is being discussed, helmet is being discussed, armor is being discussed. जब हम मौर्यन पीरियड में आते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड में आते हैं, तो हम राजा के बारे में सुनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुनते हैं. We realize Indians were very famous for exporting elephants. India used to export elephants and import horses. इसलिए Indian kings were called Gajapati. और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो भी किंगडम्स होते थे, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सिंध, ये एरिया में घोड़े आते थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अरबी घोड़े, फारसी लैंड से घोड़े आते थे, रशिया से घोड़े आते थे, और ये घोड़ा इंडिया को बेचते थे. इनको हम अश्वपति बोलते थे. तो अश्वपति घोड़ा बेचते थे, गजपति हाथी बेचते थे. इंडिया वॉज फेमस फॉर एलिफेंट्स. एलिफेंट्स कहाँ मिलते थे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं, जहां आज हम बिहार जिसको कहते हैं. इसलिए द फर्स्ट इंडियन किंग्स आर फाउंड इन वेयर सबसे ज्यादा पावर होता था, हाथी जहां मिलता था. तो मगध एरिया में हाथी होता है. आप देखोगे बुद्ध की कहानी में हम हाथी को रिफर करते हैं, हम कृष्ण की स्टोरी में हाथी को रेफर करते हैं, कुवल्य पीड़ा. सो हाथी बिकम्स इंपॉर्टेंट. जाटक कथाओं में हम युद्ध के बारे में सुनते हैं. सो सडनली यू फाइंड वॉर बिकमिंग इंपॉर्टेंट. फिर जब शाका, पल्लव, कुषाण आए थे, देयर वाज अगेन मिलिट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड. अगर हम कनिष्क की स्टैच्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि दे आर वेयरिंग बूट्स, मिलिट्री बूट्स. कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं. महाभारत में व्यूह का कॉन्सेप्ट आता है. सो रामायण एंड महाभारत वाज the written documents of Ramayana and Mahabharata is roughly 2200 years ago. So after the Mauryan period, Ramayana and Mahabharata started being written. By this time, horses have entered India. Please remember, written Ramayana and spoken Ramayana is very different. Written Ramayana was written 2200 years ago. तब तक घोड़े आ चुके थे, तो सब किताबों में घोड़े के बारे में बताया गया है. Now comes the Puranic. Gupta period is 1500 years ago. You suddenly have the importance of fort. The fort has become important. You have got an entire Chaturanga Sena. You have elephants, cavalry, chariots. ये concept है. Chariots around the world. Please remember, जो हम रथ के बारे में बोलते हैं, around the world, पूरी दुनिया में chariots were only used from 1700 BCE to 700 BCE.
ओनली ये पीरियड जो है यहाँ पे रथ का इस्तेमाल होता था, इसके बाद रथ का इस्तेमाल वाज ओनली सेरिमोनियल, युद्ध में रथ का इस्तेमाल होना बंद हो चुका था। तो व्हेन अलेक्जेंडर कम्स, अलेक्जेंडर ने कभी रथ का इस्तेमाल नहीं किया, वो घुड़सवारी करता था। तो घुड़सवारी आता है, इसलिए जब हम देखेंगे रामायण और महाभारत में हम रथ के बारे में सुनते हैं, लेकिन कल्कि अवतार रथ घुड़सवार करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू रिमेंबर कि 700 BCE के बाद रथ कोई इस्तेमाल नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर सेरिमोनियल रीजन। राजा अपना शो दिखाने के लिए रथ में ट्रैवल करता था, नहीं तो कोई घुड़सवार होता था। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू रिमेंबर। जब लोदी, when Mamluks, Lodi, Tughlaq, ये लोग, what was the biggest military idea that came during the Delhi Sultanate? Any idea? One of the very famous things you should remember is, is the Parthian shot. Parthian shot. So when the Turks came to India, जब तुर्की लोग आने लगे, न्यू कल्चर आने लगा, फारसी बोल रहे थे वो लोग, इस्लाम लेके आए थे, they brought one very interesting military practice. It is called the Parthian shot. इसका मतलब क्या है? वो घोड़े में आते थे और they would attack in a horse, आगे आगे आते थे, exactly when there were no gunpowder. Please remember, gunpowder comes with Mughals. मुगलों के पहले gunpowder नहीं होता था. The Mamluks don't use it. तो gunpowder comes much later. दिल्ली सल्तनत के टाइम अभी तक गन शुरुआत हुई, वेरी स्लोली इट इज कमिंग, बट गन कम्स मच लेटर. बैटल ऑफ पानीपत में गन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द गन्स आर बीइंग यूज्ड, कैनन्स आर बीइंग यूज्ड. एक बार गन आ गया, कैनन आ गया, उस समय हाथी का यूज चला गया. पहले हम जो, अगर आपका एक किला है, गढ़ है, तो उसको तोड़ने के लिए कैसे तोड़ोगे? उस समय हाथी की जरूरत थी, इसलिए हाथी वाज वेरी फेमस. इंडिया वाज वेरी फेमस फॉर एलिफेंट्स. लेकिन एक बार आपके पास कैनन आ गया, तोप आ गया, once you have a तोप, you don't need a हाथी. हाथी का यूज खत्म. So catapults were not famous in India. Why were they not famous? Because flat land नहीं था. हमारे पहाड़ी इलाके में उसका कोई यूजफुल नहीं है catapults. ये सब हम लोग पिक्चर में देखते हैं, बट इंडिया में हाथी was very powerful. हाथी was very very important. But gunpowder. But what is Parthian shot? इसको नहीं भूलेंगे हम लोग. So the people from Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, वो जो सेंट्रल एशिया से जो वॉरियर्स आते थे, they had a very beautiful technique. They would come riding a horse, और जब आपके सामने आते वो they will turn around, they will go around you. तो आप बोलोगे कि अरे ये डर गया मुझसे, वो क्यों घूम के जा रहा है? He would go around और फिर वो मुड़ के he would shoot an arrow. He would turn around and shoot an arrow. That is called a Parthian shot. पार्थियन मीन्स जिसको संस्कृत में पहलव बोलते थे, शाखा पल्लव बोलते हैं, तो पार्थियन. पार्थिया कहां पे है? इट इज इन सेंट्रल एशिया. दिस वाज अ यूनिक एबिलिटी. अभी भी अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे, आपको ये दिखाई देगा. सोल्जर्स दे कैन राइड अ हॉर्स, टर्न अराउंड, घुड़सवारी से पीछे मुड़ के वार कर सकते थे. दिस वाज व्हाट द दिल्ली सल्तनत ब्रॉट. सो देयर वाज अ कल्चरल शिफ्ट व्हिच हैपेंड. एक बहुत कल्चरल शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये जो सोल्जर्स थे बहुत अलग थे कंपेयर्ड टू द सोल्जर्स ऑफ इंडिया. सोल्जर्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू फैमिलीज हु आर सोल्जर्स. कि हम लोग, हमारे पूर्वज, ये जो जाति सिस्टम था कि हमारे पूर्वज योद्धा थे तो हम योद्धा बनेंगे. लेकिन द पीपल हु केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दे सेड दैट नो, हम लोग जॉब कर रहे हैं सोल्जर का. तो पहले बार दो शब्द आता है मुगलों के साथ, नौकर चाकर. ये दो शब्द जो है ये मुगल शब्द है, दे कम फ्रॉम मंगोल पीपल. नौकर चाकर, ये दो शब्द जो है पहले इंडिया में नहीं होता था. नौकर चाकर मींस प्रोफेशनल सोल्जर एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट. प्रोफेशनल, आप पैसे दोगे तो हम आपके लिए युद्ध करेंगे, पैसे दोगे तो हम आपके साथ फाइटिंग करेंगे. सो दिस फाइटिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आया विद द सल्तनत पीरियड. दिस केम इन द मुगल पीरियड. उसके बाद ग्रेजुअली मर्सिनरी सोल्जर्स बिकेम वेरी, सिपाही, दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट.
Then comes the colonial era. British era में military systems changes dramatically. वो लोग ships के साथ आते हैं. They bring a military discipline. They bring something called military bands. तो पहले जब मुगल जाते थे, वो तो नाच गाना सब जाता था उनके साथ. मुगल आर्मी जब ट्रैवल करती थी, तो उनके साथ नाचने वाले भी जाते थे, खाने पकाने वाले जाते थे. ये जो मिलिट्री डिसिप्लिन जो है was unusually strong with the Portuguese, was unusually strong with the British. उनका military technology बहुत ही अलग था. So when you are studying culture, हमको study करना है हड़प्पा का military, वैदिक period का military, यवन period का military, चोला गुप्ता period का military क्या था, Turkish age में क्या था, little bit, not too much, but just enough detail. You must understand. नहीं तो फिर नहीं समझ में नहीं आता है ये सब. तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री केवल ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सिस्टमैटिकली जाना पड़ता है. वैसे ही अभी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम. डू यू नो हु स्टार्टेड सिविल सर्विस एग्जाम इन द वर्ल्ड? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? सिविल सर्विस एग्जाम किसने शुरुआत की थी? लेट मी सी. आई एम चेकिंग यूट्यूब एंड आई एम आल्सो चेकिंग दिस कि सिविल सर्विस एग्जाम नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसने शुरू की थी? China has been having civil service exams for the past 1500 years. 1500 साल से उनके यहाँ सिविल सर्विस एग्जाम्स होता था. कन्फ्यूशियस स्टार्टेड इट. इंडिया में ये सिस्टम नहीं था. आप एग्जाम दे के सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते थे. तो अब सिविल सर्वेंट कैसे बनते थे पहले जमाने में? क्योंकि आपके बाप दादा काम करते थे तो आपको भी मिल जाता था. तो ये कास्ट का सिस्टम था कि अगर आपके पिताजी काम कर रहे राजा के साथ तो आप भी काम करोगे. अगर आपके पिताजी नहीं करते थे तो आपको नहीं मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी. तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं था. आजकल क्या कोई भी पढ़ाई कर सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है, और एग्जाम में अगर आप पास हो जाएंगे तो एनीबडी इन इंडिया कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर. लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था. यू इफ योर फादर इज वर्किंग फॉर द किंग, ओनली देन यू कैन वर्क फॉर द किंग. ये सिस्टम पहले जमाने. देखो कैसे जस्टिस चेंज हो गया. पहले जमाने में वी वर नॉट इक्वल. नोबडी कुड नॉट बिकम अ ब्यूरोक्रेट. टुडे एनीबडी कैन बिकम अ ब्यूरोक्रेट, राइट? तो अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी. मेन कैन बिकम अ ब्यूरोक्रेट, women कैन बिकम अ ब्यूरोक्रेट. Doesn't matter what your caste is, doesn't matter what your religion is, anybody can become an IAS or an IFS or an IPS officer. पहले जमाने में ऐसा नहीं था. ऐसे नहीं था पहले जमाने में. If your father is a soldier, then you will become a soldier. If your father is a bureaucrat, you will become a bureaucrat. Only men. Women were not even allowed into this picture. So, bureaucracy की शुरुआत कैसे हुई? You have to know about bureaucrat. Different job profile क्या था? गुप्ता period में क्या था? What were the various words used? Commander in chief, chief justice, head of treasury, account department का head क्या था? So you have got a whole list from the Chola kings, from the Gupta period. अर्थशास्त्र में मिलता है. North India, South India में system अलग थे. You have to learn about that also. Legal systems. जैसे शेर शाह सूरी ने एक सिस्टम बनाया था, फिर अकबर ने एक सिस्टम बनाया था, मनसबदारी की सिस्टम आई थी. आपने कभी ये शब्द सुना है? आई डोंट नो. नॉर्थ इंडिया में ऑफ कोर्स यू हैव हर्ड अबाउट दिस. कायस्थ. ये कायस्थ कम्युनिटी क्या था? दे वर ब्यूरोक्रेट्स. ये ब्यूरोक्रेसी का कम्युनिटी था. ये नॉर्थ इंडिया में ये शब्द आता है. साउथ इंडिया में लोग कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं. सो यू फाइंड दिस कास्ट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी. अभी वो नहीं है सिस्टम, बट पहले जमाने में जैसे मराठा लोगों में था. पंत पेशवा होता था, मुजुमदार होता था, सचिव. लुक एट द सरनेम. सचिव, सेक्रेटरी. आज भी है ये सब ना, हम लोग यूज करते हैं. सेनापति इज ऑल्सो सरनेम आजकल. कितने लोगों के सरनेम? पंडित. सो दीज आर वेरियस सर्विस दैट यू फाइंड. सो ब्यूरोक्रेसी का हिस्ट्री क्या है? You have to know about that. Little bit about bureaucracy culture कैसा था. So this is how you study culture. So we can keep. How do you study culture? You have to study culture using history and geography. देखो मैं कितने अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ. क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आपका दिमाग एकदम सरल तरीके से वो सब्जेक्ट को समझ पाए. अलग अलग टॉपिक को लेके आपको हिस्ट्री के साथ जाना पड़ेगा. वैदिक पीरियड में
वी स्टडीड इकोनॉमिक शिफ्ट कैसा होता है, पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे होता है. आज देखिए हमने कितने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं. टुडे वी स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, टैक्सेशन, डोनेशन, kingship, legal system, military system, bureaucratic system. What about communication? पहले जमाने में कम्युनिकेशन कैसे होता था और उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता था. So communication systems. What was the communication system in the British times? What was the communication system in the Mughal times? What was the communication system in Delhi Sultanate time? What was the communication system in the Gupta period? Different types of communication system. Very good. Spies. So if you go to page 119, in the page 119 of this book, you will see different types of spies. चाणक्य ने कितने अलग अलग प्रकार के स्पाइस के बारे में बात किया है. So you have different ways of understanding different. राजा की कहानी, पहले जमाने में ढोल बजा के ले जाते थे, तो ढोल बजा के राजा के बारे में आपको ज्ञान आता था. So you should know that, right? So it's almost 11:20 now. Please ask me questions on the topics related to economic culture and political culture before we wind up. So I'm checking the messages which have come. भैया पॉलिटिक्स में मत जाओ आजकल, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, दैट इज बेटर. We have discussed international relations yesterday, तो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा. We discussed about Chinese travelers, we talked about European travelers, we talked about Arab travelers, we talked about diplomacy. We have discussed all that. देखिए यहाँ पे I'm just trying to help you understand religious culture. How is economics and religious culture related? Excellent question. When you have more money, you, for example, राजा ने एक जमीन दिया है एक मंदिर को. So मैंने देवदान दे दिया, 10 एकड़ जमीन मैंने एक टेम्पल को दे दिया. Now the temple has become rich. उसके पास हर साल रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप आएगा. So it has got lots of wealth. तो ज्यादा पैसा आएंगे तो मैं और ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ, दूसरे मंदिर बना सकता हूँ, मंदिर का वैभव बढ़ता है, वहां पे जब पूजा पाठ में और ग्लोरी आएगा. So that is how economics and religious culture is related. The merchants would fund and the bhikshus and build. जो स्तूपा बनाते थे, बनाने के लिए खर्चा होगा. अगर बुद्ध के स्तूपा बनाना है तो you need money, you need technology, you need craftsmen. तो जो लोग पैसे देते थे, इससे वो लोग ये मंदिर बना सकते थे. What about the caves? So caves, the Buddhist caves, the Jain caves, the Jain temples, the Buddhist temples, बनाने का खर्चा, जब पैसा होगा तभी तो बनाएंगे, पैसा नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? Simple. Everybody would do. Banking was part of all traditions. So Buddhist monks used to do banking, temples used to do banking. Banking was there. जहां ज्यादा पैसा होगा वहां banking. But banking, be careful, money lending होता था, banking नहीं होता था. There is a difference between money lending and banking. Please understand that. पहले जमाने में they used to do money lending. हवाला होता था, हुंडी होता था, so that you can transfer money from one place to the other without actually carrying cash. So these systems were popular in the Arab countries and Indian countries. Oh, temples, mosques and stupas are very important. अभी देखिए, कोई भी मंदिर के पास जाइए, मंदिर में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. मंदिर के बाहर एक बाजार होता है, बाजार में लोग बैठते हैं, बाजार में. So every temple becomes an economic center.
बिकॉज वहां पे एक मंदिर में क्या क्या चाहिए आपको, आपको वीवर चाहिए कपड़े बनाने के लिए, जितने भी वहां नर्तकी हैं, ब्राह्मण हैं, देवताओं के लिए आपको कपड़ा चाहिए। कपड़ा मतलब यू नीड वीवर्स, तो वीवर कम्युनिटी आ गया। फिर उनको गहने चाहिए तो ज्वेलरी कम्युनिटी आ गया। अगर आप पूरी जगन्नाथ मंदिर में जाइए तो वहां पे पूजा पाठ के लिए आपको बर्तन चाहिए तो आपको पॉटर आ गया। फिर जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा है, उसके लिए आपको चैरियट बनाने के लिए कारपेंटर चाहिए। सो सडनली मंदिर के रिचुअल्स के लिए आपको देखो वीवर चाहिए, पॉटर चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। सो मंदिर के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। नाउ लुक एट, जैसे गुरुद्वारा में लंगर होता है, तो लंगर आ गया तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। खाना कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुक्स चाहिए, वेसल्स चाहिए, पॉटरी चाहिए। सो यू नीड द गुरुद्वारा नीड्स इज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां पे लोग पिलग्रिम्स आएंगे, जब पिलग्रिम्स आएंगे उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खाने के लिए जगह चाहिए, तो होटल इंडस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया। So every temple, every mosque, every stupa is an economic center. It is a political center. It is an economic center. Why is it a political center? Remember I told you, mosque में every Friday जब prayers होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, उस समय सुल्तान का नाम दिया जाता है। तो अगर नया सुल्तान आता है तो नया नाम पढ़ा जाता है। कोई नया सुल्तान, अहमदाबाद, वी हैव हर्ड ऑफ गुजरात का सुल्तान ने कहा कि आई डोंट वांट टू फॉलो दिल्ली वाला सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान को प्रॉब्लम होता है, बंगाल का सुल्तान बोलता है कि आई विल नॉट फॉलो दिल्ली वाला सुल्तान। तो वो क्या करता है, बगल वाले जो मस्जिद है, दरगाह है, वहां पे बोलेंगे नमाज पढ़ते समय आप दिल्ली वाले सुल्तान का नाम नहीं लोगे, आप मेरा नाम लोगे, नहीं तो मैं तलवार उठा के वहां पे अटैक कर दूंगा। तो राजा बनने के लिए रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सुल्तान बनने के लिए रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सब साथ में हमेशा चलता रहता है। Everybody targets, so temples, churches, mosques have always been attacked by people because वहां पे बहुत धन होता है, हमेशा धन होता है। so पूजा के लिए अभी जैसे मंदिर में खाना चाहिए तो वहां पे बड़ा गोडाउन होगा, गोडाउन में खाना होगा, चावल होगा, दाल होगा। तो सोल्जर्स भूख लगी है, सोल्जर को खाना नहीं मिलता, तो बोलते हैं ये वाले मंदिर में जाओ, वहां पे आपको चावल का भंडारा होगा, तो भंडारा से वो निकाल लेके अपने लिए लेते थे। So this is how you study. Literature and philosophy I will be covering tomorrow. I will not discuss it today, but tomorrow we will be discussing the scientific culture, religious culture. We will be talking about, so we will start from page 120. We will start. You have to understand culture very systematically. तो हम culture स्टडी करने के लिए पहले हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, उसके बाद हमने पॉलिटिक्स डिस्कस किया। कल हम इंटेलेक्चुअल कल्चर में जाएंगे। इंटेलेक्चुअल कल्चर में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीजन विल कम, और धीरे धीरे हम सोशल कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। सो धीरे 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 वी आर गोइंग इनटू कल्चर वेरी सिस्टमैटिकली। क्या होता है ना, जब कल्चर की बात करते हैं लोग इधर उधर सब जगह जाते हैं। सो बी वेरी, आई एम वेरी फोकस्ड। टॉपिक लो, टॉपिक को हिस्टोरिकल एंगल और ज्योग्राफिकल एंगल से देखिए। ऑलवेज स्टडी एवरी टॉपिक यूजिंग द हिस्टोरिकल लेंस एंड देन द ज्योग्राफिकल लेंस, राइट। सो आई एम शोइंग यू टेक्निक, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। I'm reading some of the questions. So I am focusing on the technique to study. See, one of the big ideas we talked about today about social justice and equality is पहले जमाने में ब्यूरोक्रेट बनने के लिए या सोल्जर बनने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता था। उस समय योर फैमिली, जिसको हम लोग आजकल नेपोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म चलता। अभी वो पहले जमाने में वो सिस्टम था, अगर तुम्हारा पिताजी सोल्जर है तो तुम सोल्जर बनोगे, तुम्हारा पिताजी अगर सोल्जर नहीं है तो आप सोल्जर नहीं बन सकते। अगर आपका पिताजी पुलिस ऑफिसर है तो आप पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, आपका पिताजी अगर ब्यूरोक्रेट है तो आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। लेकिन now that system has been abolished. Now we are saying anybody can become a police
army, bureaucrat, diplomat, give an exam and the government will decide. आज हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि राष्ट्र का मतलब क्या है. टैक्स जो लेता है उसी से हमको पता चलता है ये राष्ट्र है. राष्ट्र टैक्स लेता है, राजा टैक्स लेता है. राजा शब्द कहां से आया? अराजकता को जो निकालता है वही राजा होता है. हमने धर्मशास्त्र के बारे में भी सुना है टुडे. We will be going very systematically through this book. If you have not attended yesterday's session, very systematically, first we will discuss culture. ये देखिए, बहुत ही systematically हम जा रहे हैं. पहले culture में हमने people discuss किया, उसके बाद economic culture discuss किया, उसके बाद हमने political culture देखा. कल हम discuss करेंगे intellectual culture. We will discuss about science. We will discuss about science, spiritual culture, social culture. ये चीजें बात करेंगे. ये स्टेट वर्ड भी यूज वेरी कैजुअली, बट पहले जमाने में कॉन्सेप्ट वाज ऑफ राजा. राजा से बात आती है, राष्ट्र से बात, राष्ट्र बाद में आता है. राष्ट्र के साथ आप बात नहीं कर सकते, राजा के साथ आप बात कर सकते हो. So remember the difference. You can talk to a person, you can't talk to an institution. So who do you talk to? तो हड़प्पा में राजा नहीं था, लेकिन टैक्स कोई तो कलेक्ट कर रहा था. Somebody was collecting taxes. Who was collecting taxes in Harappa? We don't understand yet. हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है. In Harappa, there was no central authority. We have not found any examples of central authority. Architecture में शायद कुछ clues मिलेंगे हमको. Tax, and very good question. Tax and donation can be a tool for social justice. Can be. If the king uses the tax and uses the donation to distribute wealth carefully. So, tax and donation can be a technique for social justice provided the king uses the wealth connected during tax and donations carefully. So Raja ka kaam hai, how does he use the tax wealth collected? If he uses it for the upliftment of the poor, then it is social justice. If he does not use it for the upliftment, अपने लिए अपना राजमहल बना दिया, अपना घर बना दिया, अपने लिए घोड़े खरीद लिए, अपने बोला कि नहीं मेरे दरबार में नाच गाना होना चाहिए, तो उसने वो पैसा वेस्ट कर दिया, तो उसने सोशल जस्टिस नहीं किया है. तो राजा का काम है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम where he takes wealth and distributes it, redistributes it. We can assume anything. You need data and evidence. Art and culture is 20% of your general studies. So if you have 100 hours, let's say you have 100 hours to study, 50 hours you will focus on your subject, whichever is your specialization. 50 hours you will focus on general studies. 20% of 50 hours, that is 10 hours, have to be given to art, culture, and heritage. Simple. So 10% of your time must go to art, culture, and heritage. Just calculate your time. Kitna time hai aapke paas? 50% you will use for your area of specialization, and 50% for general studies. 50% ka 20% is how much? 10. So totally 1/10 of your time must be spent on art, culture, and heritage. When you study art, culture, and heritage, you will also understand politics, you will also understand economics, you will also understand art. तो ये याद रखिए, कल्चर पढ़ते समय ऑटोमेटिकली आप पॉलिटिक्स के बारे में सोचने लगोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में सोचने लगोगे, आपको समझ आएगा कि ये बनते क्यों हैं. Why did they build? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों बनाया आपने इसने. So the way we are going systematically is to make you think. देखो, वैदिक पीरियड में टैक्सेशन क्या था, मौर्यन काल में टैक्सेशन क्या था, गुप्ता पीरियड में टैक्सेशन क्या था, सल्तनत पीरियड में टैक्सेशन क्या था, मुगल पीरियड में टैक्सेशन क्या था. सिस्टमैटिकली यू आर थिंकिंग ऑफ कल्चर. तो आपको पॉलिटिक्स का भी ज्ञान आ गया,
इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान आ गया. ये इसलिए you have to spend at least 10% of your total time focusing on art, culture and heritage. Any other questions? I will be doing these lectures a lot. You can just follow me on my Facebook or on my Instagram. Ikra has been, I've started with Ikra. Thanks, Ikra, for introducing me to these students. But I will be doing a lot of these videos more systematically. But we will go systematically. Please ऐसे don't move. ये जो list बहुत मुश्किल से हमने बनाया है ये टॉपिक का लिस्ट, ताकि आप सिस्टमैटिकली पढ़िए. मैंने देखा टेक्स्ट बुक्स ले, ये टेक्स्ट बुक सी हरप्पा कल्चर नहीं पढ़ते हैं. हरप्पा में क्या पढ़ना चाहिए? यू हैव टू गो सिस्टमैटिकली. इकोनॉमिकली हरप्पा को देखिए, पॉलिटिकली हरप्पा को देखिए, फिर नॉलेज से हरप्पा को देखिए, आर्ट्स लुक एट हरप्पा अगेन. सो इट्स द सेम थिंग, यू आर स्लाइसिंग एंड डाइसिंग द इंफॉर्मेशन वेरी डिफरेंटली, राइट? So, जब हम हरप्पा की बात करते हैं, we are only talking about northwest India, right? But now, if you notice, a lot of questions are being asked about South India, Central India, medieval period. Medieval period में knowledge हमारे पास बहुत कम information है, so you have to study very, very systematically. You will understand geopolitics automatically. गुप्ता पीरियड की बात करते ही हमने रोमन एम्पायर की बात कर दी. हर्षवर्धन की बात करते समय हमने चाइना और टैंग एम्पायर की बात कर दी. जब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, सडनली वी डिस्कस टेक्नोलॉजी, राइट? मैंने पार्थियन शॉट के बारे में बात किया, मुगलों के बारे में बात किया, तो वी सडनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गन पाउडर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन अ कॉम्प्लेक्स वे. ये सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग की बत्ती जलेगी. बाय हार्ट करने से यूपीएससी कभी नहीं जीतोगे आप. यू विल नेवर रिमेंबर. आपका दिमाग चलना चाहिए, राइट? बाय हार्ट कर लिए लास्ट 10 days जब आप रिवीज, और यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल दोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, but we will go very systematically. So tomorrow I will see you again at 6 o'clock. It's 7:30 now. Tomorrow we will be discussing science, technology, religion. Then we will talk also about social like food, clothing. ये भी part of culture है ना. इसको intangible culture कहते हैं. जैसे भाषा के बारे में हम बात करेंगे, लिपि के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर के बारे में, काव्य के बारे में डिस्कस करेंगे. So these are the topics we will discuss tomorrow. See you tomorrow at 6 p.m. This whole week we'll be doing that. Thank you, Ikra. Once again, thank you, students. Please do send me feedback. If you study the way I'm telling you, you will crack the exams. Trust me. Thank you, sir. Thank you for the session. I think sir has gone. Sir has completed doing the culture part right now, and in upcoming session he will do art and heritage. And I want to tell you all the students in Zoom and YouTube that these sessions are very important for your prelims 2021. So don't miss any session, and who missed the session, they can see the videos on the YouTube. Okay, thank you everyone.